नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के सेट 3 को। ऑलराइट, सेट 3 में हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? सेट 3 में बेसिकली हम एक मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स की बात करेंगे। अभी तक हमने जो पहले 2 सेट्स कवर किए हैं उसमें पहला सेट तो डेडिकेटेड था साउथ एशिया या फिर कह सकते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर, और दूसरा सेट जो था उसमें हमने बेसिकली बात की थी साउथ ईस्ट एशिया की कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में, पर्टिकुलरली एशियान से जुड़े हुए जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात की थी। यहाँ पर हम एक मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट कह सकते हैं उससे जुड़े हुए हैं, कुछ टॉपिक्स अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1 या 2 टॉपिक्स आपके यूरोप से भी जुड़े होंगे। अगेन बताना चाहूँगा, इस पूरी वीडियो का फोकस जो है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है हमारा। सो हम चीज़ों को एनालाइज कम करेंगे, हम चीज़ों को जानेंगे कि इसके अंदर फैक्ट्स कितने हैं। ठीक है, लोकेशंस के बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी साथ ही में जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको केवल इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपको पुरानी वीडियोज़ के लिंक चाहिए तो नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप उसको क्लिक कर सकते हैं। पुरानी सारे वीडियोस के लिंक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। दोबारा से स्वागत करता हूँ आपका सेट 3 में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ठीक है, ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। राइट, यूपीएससी की तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इस ऐप के ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने पिछले 10 साल के सभी पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट्स को 6 भागों में बांट दिया है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ऐसे करके, सो दैट आपको जो है काफ़ी आसानी हो सके यहाँ पे प्रिपरेशन में। आप इस कोर्स को वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। इन फॉलोइंग टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे। पहले इंडिया ईरान, मेनली हम चाबहार पोर्ट की बात करेंगे। फिर इंडिया सऊदी अरेबिया, जो विजिट हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरेबिया में, और उसमें एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव वहाँ पे अनाउंस किया गया था, उसकी बात करेंगे। कुर्द्स को लेकर काफ़ी लंबे समय से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आया नहीं है। इस बार हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे कुर्द्स के बारे में। फिर AFCTA अफ्रीका का ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बारे में बात की जाएगी। लिबिया समिट, काउंसिल ऑफ यूरोप, और आखिरी में जो 2 इश्यूज हैं ये सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनकी चर्चा हम अंत में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चाबहार पोर्ट रिसेंटली जो कि समाचार में रहा है, ये कहाँ पे स्थित है? बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ एडन, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ ओमान। 2 ऑप्शंस काफ़ी आसानी से लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला तो बे ऑफ बंगाल, हमें मालूम है बे ऑफ बंगाल में नहीं है, और हमें यह भी मालूम है कि साउथ चाइना सी में नहीं है। अक्सर जो बच्चे हैं वो गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट जो है ये काफ़ी पुराना पोर्ट है, यानी कि इसकी डेवलपमेंट हमने काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जॉइंटली इसकी डेवलपमेंट की जा रही है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा। ठीक है, फॉर मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। इन 2017 इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान थ्रू दिस पोर्ट। हमने पहली बार जो अपनी शिपमेंट भेजी थी वो 2017 में भेजी थी। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और शिपमेंट व्हीट की थी, अफगानिस्तान को गई थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यहाँ पर ये जो पोर्ट बनाया गया था ये कहा जाता है इसकी रणनीतिक तौर से बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्वादार का पोर्ट है, ठीक है, पाकिस्तान का जो ग्वादार का पोर्ट है जिसको चाइना डेवलप कर रही है CPEC के तहत। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत डेवलप कर रही है, उसके तहत पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट जो है बनाया जा रहा है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है। ये चाबहार का जो पोर्ट है ये उसके बहुत ही नज़दीक लोकेटेड है, लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चाबहार का पोर्ट लेकिन ईरान में है और ग्वादार का पोर्ट जो है पाकिस्तान में है। इसको सेटअप करने के लिए इंडिया ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया था। स्पेशल पर्पस व्हीकल बेसिकली एक तरह की कंपनी होती है, और ये भारत के कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ही स्थापित की गई कंपनी है। ठीक है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी को कौन प्रमोट कर रहा है? एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है और दूसरा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपको मालूम है बॉम्बे के पास, राइट, और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है ये कांडला पोर्ट ट्रस्ट का ही दूसरा नाम है। ये जो है ये दोनों मिलकर के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया है, और ये आगे जाके
इसकी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है शहीद बेहेस्ती पोर्ट ऑफ चाबहार इन ईरान। ठीक है, शहीद बेहेस्ती पोर्ट। ये लोकेशन समझ लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गल्फ ऑफ एडन जो है वो यहाँ पर है, ये आपका हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो है वेस्ट एशिया है, गल्फ ऑफ एडन इस कोने पे है, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर है। इस गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ पर आपका चाबहार का पोर्ट है, राइट। ये रहा चाबहार का पोर्ट, इस इमेज में काफ़ी क्लियरली विजिबल है। और ये रहा आपका ग्वादार का पोर्ट, आपस में जो दूरी है वो 80 किलोमीटर की है। ये ग्वादार का पोर्ट पाकिस्तान में है, क्लियर। और यहाँ पर और ध्यान से देखिए, इस पोर्ट को कांडला के साथ और फिर यहाँ पर मुंबई के साथ डायरेक्ट लिंकेज जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया सऊदी अरेबिया के बारे में। इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को विजिट किया एंड अटेंडेड द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव विच वाज हेल्ड इन रियाद। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है ये होल्ड किया गया था। सऊदी अरेबिया आइडेंटिफाइड इंडिया एज वन ऑफ द किंगडम्स 8 स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स कंट्रीज अंडर विजन 2030। ये विजन 2030 जो है, सऊदी अरेबिया का कोई विजन है, ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भारत और सऊदी अरेबिया के संबंध जो हैं वो और बेहतर होते जा रहे हैं। ये विजन 2030 इट इज़ अ प्लान टू रिड्यूस सऊदी अरेबियाज डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी। देखिए सऊदी अरेबिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मोटे तौर पर कही जा सकती है कि वो ऑयल और ऑयल के निर्यात के ऊपर ही चलती है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया को समझ आने लग गया है कि ऑयल के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। आप सभी जानते हैं ऑयल के दाम कितने गिर रहे हैं और दुनिया भर में ऑयल को लेकर, तेल को लेकर कई सारे विकल्प जो है दुनिया में तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया को ये अब लग रहा है कि उनको अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और चीज़ों के ऊपर भी अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर इंडिया जो है उसकी मदद कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ। इसीलिए ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है ये सऊदी के द्वारा शुरू किया गया है, ना कि भारत के द्वारा। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ना आप क्रिएट कर लें कि सऊदी ने नहीं, ये कि इंडिया ने शुरू किया है। ये सऊदी अरेबिया ने शुरू किया है, इनिशिएटिव बाय सऊदी अरेबिया टू डाइवर्सिफाई द किंगडम्स इकोनॉमी, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, इसके थ्रू बेसिकली अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। इसका एक बड़ा नाम दिया गया है, FII इज वाइडली बीइंग डिस्क्राइब्ड एज डेवॉस इन द डेजर्ट। डेवॉस, जो लोग यहाँ पे फेमिलियर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी मीटिंग्स जो हैं वो डेवॉस में होती हैं, राइट। डेवॉस एक टाउन है स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है, राइट। ये एक NGO की तरह काम करता है। कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारे इंडेक्सेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाले जाते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग्स होती हैं इसको डेवॉस के शहर में होती हैं, इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स को डेवॉस समिट्स भी कह दिया जाता है कभी कभार। तो ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो यहाँ पे हो रहा है इसको कहा जा रहा है डेवॉस इन द डेजर्ट, ठीक है। तो ये डेजर्ट में डेवॉस की मीटिंग जो इसको बताया जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कुर्द्स। कुर्द्स जो हैं एक एथनिक कम्युनिटी है, इनके बारे में 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। कुर्द्स आर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप, दे लिव ओनली इन द सदर्न एंड ईस्टर्न टर्की, ठीक है। इसका जवाब देने के लिए आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन जाननी होगी। Who are the Kurds and why is Turkey attacking them? देखिए बहुत ही हैरानी वाली बात है। पहले मैं चाहता हूँ आप ये मैप देखिए, यहाँ पर जो हमने येलो डॉट्स दिखाए हैं ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि कुर्द की कुछ कुछ जनसंख्या देखने को मिलती है। अधिकतर इनकी जो जनसंख्या है वो मेनली आपको टर्की में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। सीरिया में भी हैं कुछ कुछ। उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखिए साइड में बताया भी गया है मैप्स के साइड में कि ये टर्की है, यहाँ पे 18 मिलियन है, यहाँ पे 2 मिलियन है, यहाँ पे 5 मिलियन है, राइट। ऐसे इस तरीके से बताया गया है। ईरान में 8 मिलियन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 2 मिलियन है। इस मैप में एक छोटी सी कमी है और वो ये है कि टर्की के यहाँ पर एक छोटा सा देश है अर्मेनिया के नाम से, राइट। अर्मेनिया का आपने नाम सुना होगा, अर्मेनियन जीनोसाइड के नाम से बहुत फेमस देश है ये। और यहाँ पर अर्मेनिया में भी कुछ कुछ पॉपुलेशन कुर्द्स की है जो कि इस मैप में नहीं दिखाया गया। खैर ये जो येलो डॉट्स हैं कुर्द्स को दिखाते हैं। बेसिकली थोड़ा सा इतिहास अगर आप जान लें, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर हार गया था, द विक्टोरियस वेस्टर्न एलाइज मेड प्रोविजन फॉर अ कुर्दिश स्टेट इन द 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस, ठीक है। ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद इसका नाम सुना हो। ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी 1920 में। तब इनके लिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया था और कहा गया था कि इनके नाम पे एक अलग देश बनेगा, कुर्दिश स्टेट बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद ट्रीटी ऑफ लॉजेन हुई थी 1923 में। ट्रीटी ऑफ लॉजेन ने
टर्की की हदें जो हैं वो स्थापित कर दी थी। लेकिन जब उन्होंने टर्की की हदें स्थापित की, जो उसकी राष्ट्रीय हदें स्थापित की, उन्होंने कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा जिसके तहत कुर्दिश जो लोग हैं उनको कोई राज्य मिल सके या कोई देश मिल सके। जिसकी वजह से क्या हुआ, कुर्द जो हैं वो बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेटलेस लोग बन गए। उनके पास कोई स्टेट, कोई राज्य यहाँ पे नहीं था, वो फैल गए जगह जगह, जहाँ पे उनको जगह मिली वहाँ पर वो फैल गए। ठीक है, आज की डेट में कुर्द जो हैं वो दुनिया के लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप्स माने जाते हैं। They live in the highlands of southern and eastern Turkey, northern Iraq, the northeastern Syria, northwestern Iran, parts of South Armenia, and are a minority in each of these countries. हर इन सभी कंट्रीज में सबसे बड़ी बात क्या है, इन सभी कंट्रीज में वो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी वो जाते हैं उनको अपनी राइट्स या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं कोई नहीं सुन पाता। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं वो जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लेबनान एंड ईस्टर्न ईरान में भी रहती हैं। सो सवाल आने के जो चांसेस हैं वो बेसिकली या तो ट्रीटी ऑफ सेवरेस और ट्रीटी ऑफ लॉजेन से आएंगे, या फिर यहाँ से आएंगे कि ये कौन से देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं आंसर क्या होगा, कुर्द आर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। जी नहीं, वो लार्जेस्ट हैं। दे लिव इन द सदर्न एंड ईस्टर्न टर्की, ये चीज़ यहाँ पे सही है, सदर्न ईस्टर्न टर्की में ये पाए जाते हैं। 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के बारे में। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया अफ्रीकन यूनियन के द्वारा ही लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है। बेसिकली ये चाहते हैं वस्तुओं और सेवाओं के यहाँ पर निःशुल्क व्यापार के लिए इन्होंने एक क्षेत्र बना दिया है जिसका नाम है ACFTA, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसके लिए साइन किया है इन्होंने, समझौता साइन किया है आपस में। ठीक है, जिसके चलते एक निःशुल्क व्यापार के लिए एक क्षेत्र तैयार कर दिया है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ये इन्होंने क्यों किया? The AFCFTA would be world's largest FTA as it would create an African common market of 1.2 billion people and a GDP of over 3.4 billion। तो ये अफ्रीका के जो सभी देश हैं अगर वो मिलकर सामने आते हैं तो ये 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है और कलेक्टिव GDP जो है वो 3.4 बिलियन की है। द फ्री ट्रेड जोन शुड बी ऑपरेशनल फ्रॉम जुलाई 2020। हो सकता है ये थोड़ा सा डिले हो जाए बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। ठीक है, इसकी वजह से जो इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड है, यानी कि जो अफ्रीका की आंतरिक व्यापार है, वो 60% से बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। और इससे जो है अफ्रीका की इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन भी आएगी। अभी क्या है, अफ्रीका की इकोनॉमी बहुत ही इनफॉर्मल है, या फिर आप कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड है। ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी में थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है आने की संभावना है। इसमें इंपॉर्टेंट टू नोट 54 मेंबर कंट्रीज ऑलरेडी इसको साइन कर चुकी हैं, लेकिन रैटिफिकेशन अभी केवल 27 ने दी है। यहाँ पर एक मेंबर कंट्री ऐसी है जिसने इसको साइन नहीं किया है और वो है एरित्रिया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल वेस्ट एशिया के बाजू में है ये एरित्रिया। यहाँ पे जिबौती है, ये एरित्रिया है। एरित्रिया ने इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, बाकी जो डार्क ग्रीन में दिखाई गई हैं वो फुल मेंबर्स हैं, और जो यहाँ पर दिखाई गई हैं लाइट ग्रीन में ये आपकी सिग्नेटरीज हैं, इन्होंने रैटिफिकेशन अभी तक नहीं की है। क्लियर? अफ्रीकन यूनियन, जिस हमने वर्ड का इस्तेमाल किया अभी, ये बेसिकली अफ्रीकन यूनियन ने लॉन्च किया है। अफ्रीकन यूनियन क्या चीज़ है? ये एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें सभी के सभी मेंबर स्टेट्स हैं। 55 मेंबर स्टेट्स हैं इसका सेक्रेटेरिएट यानी कि एक तरीके से मुख्यालय आप कह सकते हैं एडिस अबाबा एथोपिया में है। एडिस अबाबा एथोपिया का कैपिटल भी है और ये यहाँ पर लोकेटेड है। एडिस अबाबा आपका एथोपिया ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर इसमें आपका एडिस अबाबा है। ये 2002 में लॉन्च किया गया था डरबन में, जो कि साउथ अफ्रीका का देश है। डरबन में कई सारे क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, आपने नाम सुना होगा, एज अ सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है, इंटीग्रेटेड प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल अफ्रीका ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजंस एंड रिप्रेजेंटिंग अ डायनेमिक फोर्स इन द ग्लोबल एरिना। क्लियर? 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आई थिंक काफ़ी इजीली आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अफ्रीका के ही साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है लिबिया समिट का। लिबिया में जैसा कि आपको मालूम होगा लंबे समय से एक सिविल वॉर चल रहा है। ठीक है, एक युद्ध चल रहा है, वहीं की सरकार जो है एक तरीके से उस युद्ध को बचा नहीं पा रही है, कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। यहाँ पर जो हमने ये एरिया है, ये ऊपर की छोटी सी कंट्री है यहाँ पर, इसका नाम है ट्यूनीशिया। आपने ट्यूनीशिया का नाम अक्सर सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू अरब स्प्रिंग्स। ठीक है, अरब स्प्रिंग्स जो हैं वो 2011 में स्टार्ट हुए थे ट्यूनीशिया से, और अरब स्प्रिंग्स जो हैं वो बेसिकली स्टार्ट किए गए थे
सरकारों के खिलाफ, कि सरकार जो हमारे खिलाफ अन्याय यहाँ पे कर रही है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। अरब स्प्रिंग्स तब स्टार्ट किए गए थे। यूपीएससी में ये सवाल आ चुका है, वैसे आपको बताना चाहूँगा। और अब ये अरब स्प्रिंग्स जो हैं एक तरीके से बहुत सारे देशों में फैल गए थे। लिबिया उनमें से एक देश था जो कि लंबे समय से इस युद्ध में फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट एंड लॉ मेकर्स फ्रॉम रशिया, अल्जीरिया, टर्की, इजिप्ट एंड यूएई, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, चाइना, यूएस, ये सब जो है आपस में मिले बर्लिन में और इन्होंने डिस्कस किया कि लिबिया का जो भविष्य है वो कैसा होगा। ठीक है, इस जो सम्मेलन था इसका मेन उद्देश्य ये था टू गेट द फॉरेन पावर्स विल्डिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द वॉर। असल में क्या हुआ था कि जब यहाँ पे युद्ध हुआ, देखिए युद्ध काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे चल रहा है, आपको उसकी डेप्थ में नहीं जाना, आपको केवल इतना समझना है कि इस युद्ध में असल में बाहरी जो शक्तियां हैं वो भी बहुत सारी दखल अंदाजी करने लग गई थी। एग्जाम्पल है रशिया और टर्की यहाँ पर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने लग गए थे। रशिया और जब टर्की आए तो स्वाभाविक है कि यूएस और चाइना भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमें भी इंटरफेयर करना चाहिए, राइट। इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं वो लिबिया के ही लोग हैं। तो यहाँ पर जो समिट हुआ था इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम चाहते हैं कि बाहरी पावर्स यहाँ पे इंटरफेरेंस ना करें, भले ही हथियारों के थ्रू, भले ही यहाँ पर सैनिकों के थ्रू या फिर किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग यहाँ पे ना दी जाए। ठीक है, सो इसको चलते जो समिट हुआ बर्लिन में हुआ। लिबियन क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। लिबिया जो एक देश है ये मगरेब रीजन में है। मगरेब रीजन का जो लफ्ज़ है ये अक्सर जो है अफ्रीका के ही एरियाज़ में यूज़ होता है, भारत में या फिर आप कह सकते हैं साउथ एशिया में इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। हम इसको केवल नॉर्थ अफ्रीका के नाम से ही जानते हैं, इसको NA के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको एक वर्ड से मैं वाकिफ़ कराना चाहता हूँ यहाँ पर, इसको और इसको, ये जो मैंने पूरा सर्कल किया है, इसको और इसको, पूरे इलाके को वेस्टर्न मीडिया जो है अक्सर मेना के नाम से जानती है, राइट। मेना मिडिल ईस्ट और NA नॉर्थ अफ्रीका, मेना के नाम से जानती है। भारत में ऐसे टर्म को भी ज़्यादा हम जो है नहीं मानते, मेनली हम नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया का टर्म यूज़ करते हैं। खैर, इसको जो अफ्रीकन लोग हैं वो मगरेब रीजन बोलते हैं, नदर्न अफ्रीका को। ठीक है, लिबिया बिकेम इंडिपेंडेंट एज अ किंगडम इन 1951। उसके बाद 1969 में जो है मुअम्मर गद्दाफी यहाँ पे लीडरशिप संभाली उन्होंने, और ये इनकी लीडरशिप चली 2011 तक, लिबियन सिविल वॉर तक इनकी ही लीडरशिप चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब लिबियन सिविल वॉर शुरू हुई, जिसको हम अरब स्प्रिंग भी कह सकते हैं, उसके बाद वो अभी तक चल ही रही है। और उनके जो डिक्टेटर हैं, जो उनके तानाशाह हैं, वो मुअम्मर गद्दाफी के मरने के बावजूद जो है वो अभी तक कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर है, फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन है, क्या क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिबिया में हो रही हैं। अगेन आपको सवाल कभी भी नहीं पूछा जाएगा कौन सी पावर्स लिबिया में आपस में भिड़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ये जो है एकेडमिक सवाल नहीं है। क्लियर। मैप, आपको एक और मैप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिबिया है, ठीक है, बिल्कुल मेडिटरेनियन सी के साथ टच करता है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर मेडिटरेनियन सी को ओपन होती है। सो ये वाला मैप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाली आपकी मेडिटरेनियन सी है। सो यहाँ पे लिबिया है, इजिप्ट है, टूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, ये सभी खुलती हैं मेडिटरेनियन सी को। क्लियर। और लिबिया का कैपिटल है त्रिपोली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली 2014 के शुरुआती दिनों में, फरवरी मार्च की बात है, जब रशिया ने एक बहुत बड़ा कदम लिया था, और वो ये था कि क्रीमिया के पेनिनसुला को इन्होंने अवैध रूप से अनेक्स कर लिया था। इन्होंने बस इतना बोल दिया कि ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। बेसिकली जब रशिया ने क्रिमियन पेनिनसुला को इलीगली अनेक्स किया था, उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप ने रशिया को अपनी मेंबरशिप से निकाल दिया था। तो रशिया ने अपनी सदस्यता काउंसिल ऑफ यूरोप में खो दी थी। ठीक है, ये अब एक नया स्टेप हुआ है। जून 25, 2019 की बात है, 5 सालों के बाद लगभग काउंसिल ऑफ यूरोप ने रशिया को दोबारा उसकी सदस्यता दे दी है। यहाँ पर एक्चुअली सदस्यता भी नहीं कहना चाहिए कि उसको रशिया की जो वोटिंग राइट्स थी उसको वापस जो है रीस्टोर कर दिया गया है। ठीक है, ये 5 साल पहले हटाई गई थी जब क्रिमियन पेनिनसुला रशिया ने यहाँ पे अनेक्स किया था। क्रिमियन पेनिनसुला ये है आपका, राइट, यहाँ पे यूक्रेन है, ये आपका रशिया का पार्ट है। ये जो नदी है, सी है, इसे सी ऑफ अजोव कहा जाता है, और ये ब्लैक सी है। तो क्रीमिया जो है नॉर्थ, इट इज़ बिटवीन सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, ऐसे भी सवाल आ सकता है।
ठीक है। काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में छोटी सी आपको जानकारी। काउंसिल ऑफ यूरोप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेटअप टू प्रमोट डेमोक्रेसी एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। असल में क्या हुआ था, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ यूरोप ने रशिया को दोबारा से एडमिट क्यों किया। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से यहाँ पे चुन रहा हूँ। देखिए, रशिया में सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें पूरे यूरोप में अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की उल्लंघन सबसे ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का खनन सबसे ज़्यादा हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स सबसे ज़्यादा रशिया से ही आती हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप बेसिकली यहाँ पर उसने मजबूरी में रशिया को दोबारा इंक्लूड किया है, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को जो कि रशिया में हो रहे हैं हम उनकी तरफ ध्यान दे सकें, और इसके लिए रशिया को इंक्लूड करना ज़रूरी होगा। बिकॉज अगर रशिया को इंक्लूड नहीं कर रहे तो रशिया के ऊपर आप कोई सवाल यहाँ पे नहीं उठा पाएंगे अगर वो काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर नहीं है। ठीक है, सो काउंसिल ऑफ यूरोप जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ये 1949 में बाय द ट्रीटी ऑफ लंदन बनाया गया था और इसमें यूरोप के 47 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स पार्ट ऑफ द काउंसिल इज चार्ज्ड विद एनफोर्सिंग द 1953 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स विच ऑल द मेंबर्स आर प्लेज्ड टू अपहोल्ड। ये मेन मुद्दा था यहाँ पे जिसकी वजह से रशिया को इंक्लूड किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स एंड अ पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ मेंबर लेजिस्लेटर्स। ठीक है, आपको केवल ये चीज़ जाननी है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, 47 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ट्रीटी ऑफ लंदन में 1949 से बनाया गया था। दैट्स ऑल। ठीक है, ये मैप है, दिखाता है काउंसिल ऑफ यूरोप को। काउंसिल ऑफ यूरोप में कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन सी यहाँ पे कंट्री नहीं है। ये कैंडिडेट कंट्री है, ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब दो चीज़ें बचती हैं हमारे टॉपिक्स में, एक क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन और एक यूएनएससी कमिटी 1267। ठीक है, ये दोनों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा क्राइस्ट चर्च में असल में हुआ क्या था। क्राइस्ट चर्च एक जगह है न्यूजीलैंड में। अगेन ये भी, इस जगह में भी क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं, तो याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। बेसिकली क्राइस्ट चर्च में पिछले साल मार्च के टाइम में एक शूटिंग हुई थी। ठीक है, वहाँ पे एक मॉस्क है, उस मॉस्क के बाहर शूटिंग हुई थी जिसमें कई सारे लोग जो है मारे गए थे, कई सारे लोग जो है उस शूटर के द्वारा जो है मारे गए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब शूटर ने ये पूरी की पूरी शूटिंग करी, उसने इतनी ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इतनी गलत चीज़ की कि अपनी पूरी की पूरी शूटिंग को फेसबुक के ऊपर उसने लाइव स्ट्रीम किया था। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि सोशल मीडिया का बद इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद ये पिछले साल मार्च की बात है, 2019 में ये सब हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो है पिछले साल ही नवंबर या दिसंबर की बात है जब कुछ देश मिले और उन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन के नाम से एक बेसिकली इनिशिएटिव शुरू किया। इनिशिएटिव वाज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्रांस एंड न्यूजीलैंड टू कॉम्बैट ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, जो ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे उसको कम करने के लिए ये यहाँ पे शुरू किया गया था। यूएसए डिक्लाइन टू जॉइन द कॉल साइटिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एज रीजंस। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हैं। ठीक है, फ्रांस और न्यूजीलैंड ने ये एक साथ ज्वाइन किया था क्योंकि फ्रांस भी आपको मालूम है बहुत ज़्यादा इसका जो है विक्टिम हो चुका है, पहले शिकार हो चुका है फ्रांस ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म का। राइट, चार्ली हेब्डो का आपने केस सुना होगा, 2015 में हुआ था ये। सो यहाँ पे यूएसए ने, ये भी एक बड़ी न्यूज़ है कि यूएसए ने इसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सही हैं, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन डॉक्यूमेंट कॉल्ड क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन वॉज साइंड एंड अडॉप्टेड विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 26 नेशंस। भारत भी इसका मेंबर है। इनिशिएटिव लिया था फ्रांस और न्यूजीलैंड ने। मेन रीज़न था टू कॉम्बैट ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म एंड सिक्योर द इंटरनेट। ठीक है, यूएसए ने यहाँ पे कॉल जो है ज्वाइन करने से डिक्लाइन कर दिया था। सिग्नेटरीज आप देख सकते हैं कौन सी सिग्नेटरीज हैं। फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कमीशन, आयरलैंड, नॉर्वे, सेनेगल, कनाडा, जॉर्डन, यूके, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन एंड इंडिया। ठीक है, लास्ट इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ और यहाँ पे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं अगेंस्ट टेररिज्म। ये बेसिकली आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। एक तो टेक अगेंस्ट टेररिज्म है, ये यूएन काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट ने ही शुरू किया है। फिर ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव। ठीक है, और अकाबा प्रोसेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द जॉर्डन टू काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म इन अरब वर्ल्ड एंड प्रमोट मॉडरेट इस्लाम। ठीक है, तो सवाल अक्सर ऐसे आते हैं कि अकाबा प्रोसेस जो है वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है,
टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, या फिर सी लेवल चेंज है, आर्कटिक ओशन है, ऐसे आपको सवाल आ जाएगा। तो आपको बेसिकली आपको बताना है कि ये टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। अंत में बात कर लेते हैं FATF वॉच लिस्ट के बारे में। FATF वॉच लिस्ट को लेकर हमने अलग से कई सारी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। FATF जो है वो क्या है और इसकी वॉच लिस्ट जो है वो क्या है, ये न्यूज़ में क्यों रहती है, पाकिस्तान की वजह से ये न्यूज़ में रहती है FATF की वॉच लिस्ट। देखिए FATF जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है, निकाय है, ठीक है। ये 1989 में बनाया गया था एंड OECD के जो हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, वहीं पर इसका भी मुख्यालय वहीं पर है, ठीक है। इसके 39 मेंबर्स हैं, कंप्राइजिंग 37 मेंबर जुरिस्डिक्शंस एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एंड इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। जब ये शुरू किया गया था तब असल में इसका जो मेन मकसद था वो मनी लॉन्ड्रिंग को किसी तरीके से कॉम्बैट करने का था, कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम कम करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसके जो उद्देश्य हैं वो बढ़ते गए FATF के, और इसमें इन्होंने ऐड कर दिया कि हमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अगर कोई ऐसे देश हैं जो आतंकवादी समूह हैं उनको किसी तरीके से फंडिंग दे रहे हैं तो हम उनके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। इसके चलते FATF की 2 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। पाकिस्तान जो है उसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म और टेररिज्म के ग्रुप्स को स्पॉन्सर करता है, तो यहाँ पे ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है, ठीक है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी हाल ही में जून 2020 तक ये बोला गया था कि आपको 2020 जून तक रखा जाएगा, ठीक है। पुटिंग अ कंट्री इन ग्रे लिस्ट, इसका नुकसान क्या होता है? अक्सर इसका नुकसान ये होता है कि मान लीजिए पाकिस्तान को कल को कोई लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से या IMF से, तो उसमें तकलीफ आती है। ये इसका मेन नुकसान होता है। इसकी करेंसी पर भी यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन है। पाकिस्तान का इतिहास FATF के साथ काफ़ी ख़राब है। सबसे पहले 2012 में रखा गया 2015 तक, फिर 2018 में दोबारा रख दिया गया, फिर रिव्यू किया गया तब भी उसको रिटेन किया गया, फिर दोबारा रिव्यू किया गया तब भी रिटेन किया गया। अभी तक कहानी चलती आ रही है। लेटेस्ट जो इसमें है वो आपको देखना है, वो ये है यहाँ पर फरवरी में, उसके बाद जून में, फिर अगस्त में, ठीक है। सभी रिव्यूज़ के बाद यहाँ पर अगस्त में फाइनली दोबारा से इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया, और अक्टूबर में इस चीज़ को दोबारा कहा FATF ने कि हम आपको ग्रे लिस्ट में रखेंगे। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड नहीं की गई। फरवरी 2020 में जब मीटिंग हुई तब दोबारा कहा गया कि आपको जून 2020 तक रखा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 27 पॉइंट एक्शन प्लान पाकिस्तान को फॉलो करने को कहा गया था, जिसमें से पाकिस्तान ने केवल 14 पॉइंट्स ही फॉलो किए हैं, ठीक है। बाकी 13 पॉइंट्स अभी तक फॉलो नहीं किए, इसीलिए पाकिस्तान जो है अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। FATF पाकिस्तान क्या क्या टैक्टिक्स यहाँ पे यूज़ कर रहा है टू अवॉइड द FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनली लास्ट, UNSC की कमिटी 1267। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बिकॉज इस पर सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। मसूद अज़ार, ठीक है, जो यहाँ पे JEM का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अज़ार, ही वॉज लिस्टेड एज अ डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इतिहास जानना इंपॉर्टेंट है UNSC कमेटी का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी जो हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या है? ये जो कमेटी है असल में 1999 में बनाई गई थी, विच इम्पोज द लिमिटेड एयर एम्बार्गो एंड एसेट फ्रीज ऑन द तालिबान। ओवर टाइम मेजर्स बिकेम अ टारगेटेड एसेट फ्रीज। काफ़ी कुछ हुआ। धीरे धीरे होते होते क्या हुआ कि 2011 में, 1999 में ये समिति बनाई गई थी, 2011 में इस समिति को 2 में तोड़ दिया गया। जो तो ओरिजिनल समिति थी 1267 को 2 में तोड़ दिया गया। एक का नाम रखा गया 1267 ही और दूसरा का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ओरिजिनल वाली थी उसको तोड़ दिया गया 2 में, और अब जो नई वाली 1267 थी ये बेसिकली काम करेगी अलकायदा के ऊपर, ये कहा गया था, ठीक है। और जो सेपरेट वाली है ये काम करेगी तालिबान के ऊपर, ये यहाँ पे फैसला लिया गया था। आपको केवल इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ओवरऑल ये टॉपिक मैं कहूँगा ज़्यादा रेलिवेंट है ही नहीं। इसमें क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आने के चांसेस हैं इस साल, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।